क्वाड्रेटिक का टेस्ट बोलेगा। हम ले लेंगे। ले लेंगे टेस्ट तो इतना लेंगे कि परेशान हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ लो पहले 5C एक्सरसाइज का। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, एक्सरसाइज 5C का आज डाउट क्लास है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछा जाए। ठीक है, देखो क्या करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। क्या हो गया? नहीं, कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे इसके बाद। और उसमें कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है और ट्रिगो नहीं आ रहा है। अच्छा, ट्रिगो हो गया। नहीं, आप सादिका बोल दी, छोड़ दीजिए तब छोड़। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मछली बाजार मत बनाओ। देखो ठीक है, ट्रायंगल्स के बाद ट्रिगो पढ़ा दें। चलो ठीक है, अभी सीख ले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है और क्या सागर? इसमें 50 है ही नहीं, 49 तक है। अच्छा ठीक है, 50 और हाँ और कुछ है नहीं? पीछे सादरा का तो पता ही नहीं है। सादिका, आप नहीं बनाते मैथ्स, सिर्फ खाते हो? मैथ्स नहीं बनाते, खाली खाते हो? बनाते भी हो? जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बनाते हैं और कुछ लोग दोनों करते हैं। हाँ 37। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे जो बुक है उसके हिसाब से बता देना 37 क्या है। 37 यही है क्या? द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ द AP इज़ 4m स्क्वायर माइनस m, यही है 37? एक बार कंफर्म करना। 37 जो भी हम पढ़ रहे वही है। द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ AP इज़ 4m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, देखो 37 देख लो कैसे बनेगा। देखो 37 में क्या था? द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन AP इज़ 4m स्क्वायर माइनस m। भाई सम ऑफ m टर्म बोल रहा है, 4m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, अच्छा सम ऑफ m टर्म ना m। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर कहता है कि इफ़ इट्स nth टर्म इज़ 107। भाई nth टर्म मतलब Tn कितना है? 107 है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड ऑल्सो फाइंड 21st टर्म ऑफ द AP। भाई 21वां टर्म क्या होगा और n का वैल्यू बताना है, n का वैल्यू बताना है और T21 बताना है। ठीक है, ठीक है ना? देख कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला कौन सा लगा दें यहाँ पे? अच्छा SM जो अपने को पता है, ठीक है, SM पता है तो S1 निकाल लें। क्या? SM और SM माइनस 1, हाँ वो भी लगा सकते हैं, बट ठीक है S1 करके निकाल लेते, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है भाई, वही चलो उधर ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो SM पता है तो उस हिसाब से अगर हम SN करेंगे तो ये n के फॉर्म में होगा पक्का। ये हो जाएगा सर 4n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, और अगर हम SN माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1। ठीक है, अब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस n माइनस 1। शिद्रा कोई प्रॉब्लम? जहाँ पे होगा वहीं पे बताना। 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8n माइनस n प्लस 1। ठीक है, क्या होगा? 4n स्क्वायर माइनस 9n और प्लस 5। ठीक है, ये आया है SN माइनस 1 का। और हमें क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए Tn। तो Tn बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो जैसे ही SN का वैल्यू कितना है? 4n स्क्वायर माइनस n माइनस इसका वैल्यू कितना है? 4n स्क्वायर माइनस 9n और प्लस 5। क्या रिज़ल्ट आ रहा है भाई? 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9n और प्लस माइनस माइनस 5। तो 4n स्क्वायर
और 4n² कट गया भाई, 9n में से n जाएगा तो कितना बचेगा 8n माइनस 5, यानी कि अपने को Tn का वैल्यू कितना मिल रहा है 8n माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी Tn आ गया ना। अच्छा एक बात बताओ, Tn का फॉर्मूला क्या होता है? कहोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही होता है ना। लेकिन आप कहोगे सर हमें ना a पता है ना d पता, कैसे निकालें? ठीक है, तो एक काम करो, अभी Tn मत लगाओ। ठीक है, अभी देखो क्या कर सकते हो आप। आपको मैंने बताया ना a और d कैसे निकालते हैं। क्या करना है, T1 निकालना है। क्या निकालना है? T1 बोले तो क्या a इसी को बोलते हैं ना। ठीक है, तो 8 इंटू 1 माइनस 5 कितना आएगा 3। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, हमें d चाहिए। d बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, यही होता है ना। तो हम पहले T2 निकालेंगे। भाई T2 कितना होगा? कहोगे सर T2 होगा आपका 8 2 16 में से 5 जाएगा। भाई 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 11। हाँ ठीक है, 11 ना, T2 11 हो गया। अब T2 में से T1 जा रहा है भाई, 11 में से 3 जा रहा है, कितना बचेगा 8 ना। ठीक है, तो अरे आ रहे उस पर। ठीक है, ये ठीक है ना। इधर हम लिख दे रहे हैं 8n माइनस 5, 8n माइनस 5। ठीक है, अभी उसका यूज़ नहीं है इसलिए हम उसको अभी काम में नहीं लाए, बाकी यूज़ तो होगा ही। n निकालने में प्रॉब्लम होता है, कैसे निकालते? हाँ निकाल सकते थे, ठीक है, वो भी कर सकते थे। चलो ठीक है, ये निकाल लिया, a और d निकाल लिया। अब Tn बराबर कहोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया 107। वैसे उधर से भी निकाल सकते थे। ठीक है, a कितना है, a कितना है इधर, a 3 है, प्लस n का वैल्यू हमें नहीं पता, तो dn माइनस डी कर लो। तो 3 प्लस d का वैल्यू कितना है 8 है ना, तो 8n माइनस 8 और 107 है यहाँ पे। 8 में से 3 गया -5, और -5 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा +5। तो 1 7 5 12, 112 हो गया। तो एक काम करना है, 112 बराबर आपको लिख देना है 8n। तो आप बोलोगे सर 112 बटा 8 बराबर क्या होगा n होगा, और ये कट गया कितने बार में 8 1 जा, और मेरे ख्याल से 4 बार में। तो n बराबर कितना आ गया 14 आ गया। लो पहला आंसर आ गया 14। वैसे दूसरा तरीका भी था, वो भी कर सकते थे, बहुत आसान था। जब Tn का वैल्यू हमें पता है, हाँ जी 8n माइनस 5, और इसका वैल्यू हमें 107 पता है, तो 8n बराबर कितना 107 प्लस 5 मतलब 112, और 8n बराबर 112, तो n बराबर कितना 112 बाई में 8। ये जल्दी निकल गया इससे 14, तो n बराबर आ गया 14। जो आपको आसान लगे आप वो बनाओ। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये हम लोग ऐसे स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं ना, a निकाल रहे, d निकाल रहे, T1 निकाल रहे, T2 निकाल रहे, वो वही काम है। ठीक है, अब देखो T21 कैसे निकलेगा। सिंपल सा बात है ना, अपने को Tn पता है, तो जब हमें Tn पता है तो T21 भी पता चल जाएगा। भाई 8n माइनस 5 होता है, तो ये 8 इंटू 21 माइनस 5 कितना आ रहा है देख लो, कितना आएगा -5 कितना आ रहा है 163। हो गया, नोट कर लो। आ रहा है समझ में शादिका? कुछ नहीं किए इसमें, बस अरे Tn पता है अपने को 8n माइनस 5। अरे n का T21 बोल रहा था निकालने, 2 क्वेश्चन था ना। तो T21 का मतलब है कि Tn बराबर इतना है, तो T21 की जगह पे 21 लिखेंगे। तो 8 इंटू 21 माइनस 5, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 37 हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो। ये दूसरा प्रोसेस है, ठीक है। चाहो तो ये लगा सकते हो, नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो वैसे भी बना सकते हो उधर वाले से। हो गया, समझ में तो आया ना सबको? एक है 43,
देखो 43 और 44 जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी है, तो है इम्पोर्टेंट। सागर थोड़ा इधर हो जा। अगले क्लास में हम कॉपी देखेंगे 5 से सबका। फाइव सी बोले शादी का, 5A नहीं। 5C, 5A, देखिए 5A। तो वहाँ से स्टार्ट करके बनाना, इसलिए बोल रही है। फाइव सी कम सुनाई दे रहा है क्या रे? 2 बार 3 बार बोल चुके ये मिला के। हो गया? अरे जल्दी लिखो, इतना टाइम थोड़ी होता है। 43 44 भी बताना है। ये किसके बुक से गिरा है? हो गया सर, हटा दीजिए। हटा दें? क्या हो गया रे? कुछ ढूंढ रही है लगता है। कुछ ढूंढ रही है क्या बोर्ड पे? इधर उधर तो नहीं कर दिया ना तुम लोग? देखो अगला क्वेश्चन एक बार कंफर्म करना। 37 क्या है? 43 क्या है? 43 क्या है एक बार कंफर्म करना। यार नए पुराने बुक के चक्कर में यही होता है। यही है क्या पोटैटो रेस वाला? ठीक है, देखो क्वेश्चन सुन लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और क्या कह रहा है क्वेश्चन वो आप देख लो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोटैटो रेस हो रहा है। पोटैटो रेस पता क्या होता है? एक बकेट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे अलग अलग एक मतलब सेम डिस्टेंस पे पोटैटो रखे जाते हैं। ऐसे 10-12 पोटैटो रख दिए हैं। आपको क्या करना है? आपको यहाँ से जाना है, पहला पोटैटो पिक करना है, फिर वापस आना है, फिर उस बकेट में डालना है, फिर जाना है, फिर दूसरा पोटैटो पिक करना है, फिर वापस आना है, बकेट में डालना है। एक बार में बहुत सारा नहीं, रूल गेम होता है। एक बार में क्या सब्जी लाने जा रही है तुम? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 43 में आपको यही काम करना है भैया। एक पोटैटो स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट है एंड पोटैटोज उठाने एंड डालने। ठीक है सागर? हाँ आप देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि विच इज़ पोटैटो जो रखा हुआ है ना वो 5, पहला जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है। मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसे समझ लो, ये बकेट है, ठीक है भैया। पहला पोटैटो यहाँ पे है और ये 5 मीटर की दूरी है। कितने मीटर का डिस्टेंस है? 5 मीटर। फिर अगला पोटैटो 3 मीटर पे है, ऐसे समझो 3 मीटर पे, फिर अगला पोटैटो 3 मीटर पे, फिर अगला पोटैटो 3 मीटर पे, और ऐसे कैसे करके कितना पोटैटोज रखा गया है? तो टोटल 10 पोटैटो इस लाइन में है भैया। 1 2 3 4 और ये मान लो जाएगा यहाँ तक और यहाँ पे 10th पोटैटो है। 10वां है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ऐसे करके कितने टोटल 10 पोटैटोज। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कहता है अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक एंड ड्रॉप इट इनटू द बकेट, रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो एंड रन्स बैक टू ड्रॉप द इट इन बकेट। ठीक है, फिर कहता है एंड ही कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। भैया वो टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले में वो कितना डिस्टेंस चला? 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, 10 मीटर। पहले वाले में 10 मीटर, दूसरे वाले में कहोगे सर 5 + 3 कितना? 8। 5 + 3 6 होता है रे।
5 + 3 8 और फिर 8 वापस, कितना हो गया 16। ठीक है, तीसरे के लिए क्या होगा, क्या हो गया सर, यहाँ पे हो गया 6 और 5 11, 11 वापस आएगा यानी 22। तो ऐसे करके वो कितने बार करेगा, 10 बार ना, 10 पोटैटोज़ है। तो यहाँ पे n कितना हो गया, n हो गया 10। सर यहाँ पे 9 होगा। क्यों 9 होगा, सर एक बार 10 वाले पे जाएंगे तो वापस जाएगा, तो सर वापस नहीं जाएगा। अरे भाई n 10 होगा, 10 बार करेगा ये काम। 9 बार करेगा। नहीं देख बना रहे हम, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये कहानी। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, मतलब हमें निकालना है सारे को सम करके टोटल क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म। तो n की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 10। तो फॉर्मूला होगा n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, अभी 10/2 2 × a यानी 20 + 9d। ठीक है, और 10/2 होगा, यहाँ पे हो गया 20 और फिर 9 × कॉमन डिफरेंस कितना है, कितने का दिख रहा है, 6 का दिख रहा है। ठीक है, तो रिज़ल्ट आएगा भाई 5, ये काट लो आप 5 बार में। तो 5 × 6 9 जा 54 और 20 74, कितना आ रहा है भाई, 5 × 74 करो, 5 चौके 20 2 370 आ गया आंसर। नहीं आ रहा आंसर, देख बस वही तो बोल रहे हैं, 9 क्यों बोल रहा है ये, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। 10 बार ना पोटैटो उगाएगा, अरे हट, नहीं आ गया ना आंसर। अरे 9 कुछ नहीं होगा, 10 ही होगा यार, यहाँ से चल रहा है, यहाँ उठा रहा, फिर वापस 10 बार ये काम करेगा। देखना, पहला पोटैटो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 10वां पोटैटो उठाएगा। ठीक है, आ गया आंसर। अगला देखो 44, 43 हो गया, 44 देखो, इरेज करें इसको, अच्छा नहीं करना। सादिका कह रही है अभी सर लिखने दीजिए ना, ऐसे ही कंप्लीट नहीं है, आप सब बना दीजिए तो और अच्छा है, मेरा कॉपी में हो ही जाएगा कंप्लीट। तुम क्या कर रहा है, क्यों बैठा हुआ है, एनसीईआरटी बना लिया, हाँ आर्ट्स वाली बना लिया, तो आर डी शर्मा बनाओ। नहीं रहना है, काफ़ी बहुत आया, खुद मार्क्स आ गए और नहीं बनाना है, बहुत प्रैक्टिस का। अरे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो भी मैथ्स में तो ना जितना बुक मिले उतना कम है, जो बुक मिले सब बना डालो, ट्रायंगल शुरू करें, दुनिया में कोई छोड़ना नहीं है बुक। ठीक है, वो भी सही है। हो गया, सादिका लिख लो, सादिका कह रहे हैं, सिद्रा लिख लो, क्वेश्चंस आ गए, ऐसे भी बन जाएगा यहीं पे, ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन रोज पूछने वाले पूछेंगे, तब तो ऐसे ही चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 44 देखते हैं यार, 44 भी सेम है, 44 भी सेम ही है, मैं ही बता देते हैं, इंटरेस्टिंग है। करना क्या है, मैथ्स ही तो बनाना है, तो फिर बनाते हैं। आज ही स्टार्ट करना है ट्रायंगल, आज तो थोड़ा मुश्किल है, आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा लीजिएगा। देखो ट्रायंगल स्टार्ट करने का क्या है, पहला क्लास में तो हम बेसिक ही बताएंगे। सर दे कौन सा ठीक है, चलो देखते हैं ट्रायंगल, अगर आज हो पाया स्टार्ट तो कर देते हैं। पहले ये लिख लिया तुम लोग, हाँ हाँ एकदम। तो बहुत है यार 3 महीना अपने के लिए, बट हाँ तुम लोग थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। चलो अभी देखो 44 देख लेते हैं, 44 क्या कह रहा है। देखो 44 ना सेम है, कहता है 25 ट्री हैं और इक्वल डिस्टेंस पे रखे गए हैं। पहला जो रखा गया है वो 10 मीटर के दूरी पे है और बाकी जो है वो 5-5 मीटर की दूरी पे है। आपसे क्या, पहला 20 होगा और फिर 50, मैं बता रहा हूँ। देखो पहला बोल रहा है 10, पहले यहाँ पे बकेट है, देखो यहाँ पे समझ लो, पहला वाला 10 पे रखा हुआ है, 10 मीटर पे, फिर 5 मीटर पे, फिर 5 मीटर पे और फिर 5 मीटर पे, और ऐसे करके कितने रखे गए हैं, टोटल 25 ट्रीज़ हैं इधर, ठीक है। तो पहला डिस्टेंस कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ वापस 20, पहला 20 मीटर, दूसरे का 10 और 5 15 वापस, कितना हो गया 30, अगले वाले का हाँ 30 ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगले वाले का 20 और फिर 20 वापस, कितना हो गया 40, और कितने बार 25 बार, बस बना लो फिर एकदम सेम है, हो जाएगा,
ठीक, ये नहीं बता, नहीं आनंद सर, क्या हो गया, आंसर नहीं आ रहा है? अरे आ जाएगा, कुछ नहीं है। ए को ये कर लेना, डी ए 20 है, डी जो है वो 10 है, अरे आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 50 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। और 50 किसका था? 50 एक बार पढ़ना, इसमें तो है ही नहीं 50। अच्छा उसमें है, देखो 50 क्या कह रहा है, किसको? 50 ना, देखो 50 क्या कह रहा है, कहता है सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP whose first term is A and the second term is B and the last term is C is equal to this। अच्छा ये प्रूव है, आपको प्रूव करना है सम ऑफ ऑल टर्म्स इन AP यानी SN। क्या प्रूव करना है भाई? टू प्रूव में आप लिखोगे SN बराबर B प्लस C माइनस 2A फिर A प्लस C डिवाइडेड बाई 2B माइनस A और ABC क्या है यहाँ पे? A यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, B जो है वो सेकंड टर्म है और C जो है वो लास्ट टर्म है। ठीक है, देखो ये नहीं है ना तेरे में, बनाओ इसको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखो हम लोग को क्या पता है, सम ऑफ एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या पता है? हाँ जी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही पता है ना? अच्छा इसमें आपको n पता है क्या? नहीं पता ना n, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे? कहोगे सर n निकालने के लिए यानी Tn बराबर हो जाएगा a प्लस, हाँ तो C कहाँ n है? वो लास्ट टर्म है। ठीक है, n बाई तो l लगा देंगे तो फिर तो वो इक्वेशन तुमको दिख रहा है वहाँ पे कहीं पे आएगा। n कैसे हटेगा? n को तो हटाना पड़ेगा ना। तो है ही वहाँ पे +C, मतलब आ रहा है C। ठीक है, अगर वो भी लगा सकते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बन जाएगा वैसे भी बन जाएगा, लेकिन बात क्या है ना, वही कर देते हैं वो, जैसे n तो चाहिए n निकालना पड़ेगा ना, n तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, वो ही कर देते हैं। हम चाह रहे थे कि ऐसा दिखे, लेकिन ठीक है चलो a प्लस एल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, a प्लस एल करते हैं। ठीक है, अब बताओ n/2 हो गया, a के जगह पे a रहेगा और l के जगह पे क्या होगा? c। तो a प्लस सी पहले आ गया, देखो यहाँ पे आ गया ना वापस। अब देखो n हमें चाहिए, n नहीं पता, n चाहिए। n कैसे निकालेंगे? कहोगे सर nth टर्म बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे n टर्म मतलब लास्ट टर्म कितना है? c है, तो a प्लस n माइनस 1 और d नहीं पता अपने को। तो देखो d कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, यानी b माइनस सी होगा। तो d निकालने के लिए हम, हाँ सॉरी b माइनस a। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, इसको इधर लाओ तो c माइनस a होगा, और इसको जब नीचे लाएंगे तो b माइनस a होगा, और बराबर क्या होगा? n माइनस 1। हमें तो n चाहिए ना, n चाहिए, तो ये 1 इधर आएगा, प्लस 1 होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? देखो c माइनस a बाई में b माइनस a प्लस 1 इक्वल टू n। ठीक है, अब LCM लेंगे, रिजल्ट आएगा b माइनस a, इधर जगह c माइनस a प्लस b माइनस a। ठीक है, इक्वल टू n। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या रिज़ल्ट आ सकता है? ऊपर में क्या आ सकता है? कहोगे सर c माइनस 2a प्लस b बाई में b माइनस a, यही होगा ना, बराबर n। पक्का? अच्छा इस n को उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। हो गया? दिख गया आंसर? ठीक है भाई, तो अगर हम इसको फर्स्ट मान लें और ये अगर सेकंड है, तो n का वैल्यू फर्स्ट में डाल रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। क्या रिजल्ट आएगा? देखो
एस एन बराबर हो जाएगा n/2 यानी कि c माइनस 2a प्लस b बाई b माइनस a, और ये हो गया n और बाई में 2, मतलब यहीं पे 2 आने वाला है, ठीक है, और इनटू a प्लस c। अब देखो तो जो चाहिए वही आ रहा है या कुछ और है? वही आ रहा है, आ गया ना। इसको आप आगे बढ़ा लो, हो गया भाई प्रूफ, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 50 था ना ये, कौन सा था? तो इसी के साथ एपी ख़त्म, एपी का 5C भी ख़त्म। तो अगले क्लास में सबका कॉपी चेक करने वाले हैं हम। क्या हो गया? ठीक है, एक काम करते हैं, आज ना ट्रायंगल, देखो ज़्यादा टाइम तो है नहीं, लेकिन आज ट्रायंगल का बेसिक्स बता देते हैं, जो मेरे को बताना रहता है हर क्लास में, तो वो बेसिक आज करा देते हैं, बाकी थ्योरम्स हम लोग अगले क्लास से करेंगे, ठीक है। मैं बता दूँ, ट्रायंगल में एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको कहते हैं बीपीटी थ्योरम, ठीक है, या थेल्स थ्योरम। ट्रायंगल में एक थ्योरम है जिसका नाम है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम, उसी को बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो समझ लो, इसको रट लेना है, ठीक है। मैं बता दूं, नाम लिख देता हूँ, बीपीटी थ्योरम, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो ये अगले क्लास में हम बताएंगे, हो गया। इरेज कर रहे हैं, ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। लिख लिया ये वाला? हो गया। देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रायंगल में जानना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एक छोटा सा डेफिनेशन बताओ ट्रायंगल का। वैसे तो सबको पता होगा, 10th में हो आप। हाँ हाँ, बोल, सिद्रा को बोले थे, बोल, मैंने बोल। अरे ट्रायंगल का डेफिनेशन बताओ, आसान है। अ फिगर, फिर से बोल। और कोई? हाँ बोलो। A closed figure bounded by 3 sides whose all the angles are equal to 180 degrees। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज़ अ प्लेन क्लोज फिगर, ठीक है, विच इज़ बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। भाई 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल हमेशा कहाँ बनाते हैं हम? प्लेन पे बनाते हैं, मतलब एक सरफेस पे बनाते हैं, ठीक है। क्यों सरफेस बनाते हैं? क्योंकि ट्रायंगल एक 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। ये एक 3D शेप नहीं है, इसलिए हम इसको प्लेन के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अब एक चीज़ जान कि ट्रायंगल को ना 2 कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल 3 तरह का होता है, ठीक है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड, तीनों एंगल बराबर हो और हर एक एंगल कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का हो। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड और 2 एंगल बराबर होते हैं, और स्केलन में कोई भी साइड और कोई भी एंगल बराबर नहीं होता है, ठीक है। साइड के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया, अब आ जाओ एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल के भी 3 टाइप होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हर एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री से कम होगा। ऑब्ट्यूज में 90, एक एंगल, कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए और 180 से कम हो, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल्स के टाइप। अब ट्रायंगल में कुछ चीज़ें हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़ी हैं, जैसे मैं आपको जल्दी बताऊं तो मीडियन आपको पता है क्या होता है? पक्का?
अरे यार मीडियन एक ऐसा लाइन है जो वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है। मिड पॉइंट तो पता है ना, मिड पॉइंट का मतलब एक लाइन के बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको मिड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो मीडियन पता है, सेंट्रोइड पता है आपको? नहीं, सेंट्रोइड बेसिकली वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे तीनों मीडियन आके इंटरसेक्ट करता है। जैसे 3 मीडियन बनेगा ना, फिगर में बता दें। देखो अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, देखो इधर ये दूसरा मीडियन है और ये तीसरा मीडियन है। तो जहाँ पे तीनों मीडियन आके इंटरसेक्ट करेगा उसी को क्या कहेंगे? सेंट्रोइड। और T/2 रेशियो। हाँ जी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है जी। ये पॉइंट इसी को सेंट्रोइड कहते हैं। 3:2:1 हाँ, 2 ratio बताइए, वो बताएं। ऐसे क्लियर नहीं है। देखो अभी बस इतना जान ले कि ये जो लाइन होगा ये 2 होगा, मतलब 2 पार्ट 2:1 में डिवाइड होता है ये सेंट्रोइड, ठीक है। अभी प्रूफ पे नहीं जाते, अभी जल्दी जल्दी करते हैं। ये हो गया, ये सब 9th में पढ़ना था। फिर आपको एल्टीट्यूड पता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। ऑर्थो सेंटर पता है क्या होता है? जहाँ पे 3 परपेंडिकुलर लाइन आके मीट करे या सॉरी इंटरसेक्ट करे, हाँ 90 डिग्री वाला, उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। समझ में आ रहा है? अरे बाबा कैसे क्या होता है? ऐसा ही दिखता है, देख ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी आपको इन सेंटर और सर्कम सेंटर पता है? सर्कल के अंदर, एक सर्कल के बाहर। इन सेंटर वो नहीं सर, सर्कम सेंटर वो ना, जैसे सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उस सर्कल का सेंटर। भाई देख, देखो ये होता है इन सेंटर, ठीक है। ये क्या होता है? इन सेंटर। अभी इन सेंटर का मतलब पहले समझो तुम लोग। सर्कल के अंदर सर्कल के बाहर कर क्या रहा है वो देखने में, ठीक है, वो होता है, बट ये वो डेफिनेशन नहीं है इन सेंटर का, ठीक है। ये फिगर में ऐसा दिखता है बट कुछ और चीज़ है ये। इन सेंटर तब बनता है या फिर वो पॉइंट होता है जहाँ पे एंगल के बाइसेक्टर आपस में मीट करते हैं या जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये सारे एंगल बाइसेक्टर हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब, एंगल को तो ही बता। हाँ जी, एंगल को, बीच में सर्कल बनाने का क्या हुआ? अरे वो इस सर्कल का सेंटर भी होता है, ठीक है। इन सेंटर इसलिए बोलते हाँ, आगे समझ में। और एक होता है, हैं। हाँ ये तीनों लाइन एंगल बाइसेक्टर है और जहाँ पे पॉइंट को बोलते हैं, जैसे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसी को इन सेंटर कहता है। ये इन सेंटर पॉइंट है। सर एल्टीट्यूड उसको इक्वली डिवाइड भी करता है? नहीं, नहीं। हो गया ना, आगे समझ में। अब एक होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है पता है? वो कुछ ऐसा होता है। फिर आप कहोगे सर्कल बाहर, बात सर्कल बाहर। देखो इसको कहते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में क्या होता है ना, जो साइड बाइसेक्टर होता है, एक ट्रायंगल को जो साइड बाइसेक्ट करता है, ये साइड बाइसेक्टर है ना, ये साइड बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, 3 साइड बाइसेक्टर होगा इसका। साइड बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसा लाइन जो उस साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर दे। हाफ हाफ का मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। तो ये नाम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को सर्कम सेंटर कहते हैं, एल्टीट्यूड वाले का। ऑर्थो सेंटर। आ गया समझ में? सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, क्लियर है? सब 9th का है। आपने को बताया था ये डेमो के लिए आया था वो 186। हाँ जी, से स्टूडेंट ही था। नहीं स्टूडेंट। अच्छा पढ़ा। हो गया तुम लोग का? अब इधर देख, ट्रायंगल देखो। अब 9th में क्या पढ़े और अभी क्या पढ़ना है वो अब डिफरेंस समझो। 9th में ये सब बेसिक था जो अभी भी जानना था, लेकिन अब समझो कि 9th में ऐसा क्या पढ़ चुके हो। शिद्रा आओ पढ़ा लो यहाँ पे। देखो क्लास 9th में हमें पढ़ना था ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में, हमें पढ़ना था कॉन्ग्रुएंस के बारे में, ठीक है। और क्लास 10th में हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यानी सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब कहोगे सर दोनों में फ़र्क क्या है? देखो हम 2 फिगर बनाएंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है और कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। 9th में यही करते थे,
ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि सर अगर इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल 1 को उठा करके आप ट्रायंगल 2 के ऊपर रख दीजिएगा तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। जैसे ये दोनों मार्कर, ठीक है, ये दोनों मार्कर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब इसका शेप, साइज, हाइट सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस अगर हमें दो ट्रायंगल को प्रूव करना है तो हम लोगों ने 5 क्राइटेरिया भी पढ़ा था, 5 तरीके से हम प्रूव कर सकते थे। कौन कौन? SSS, SAS, ASA, एक था AAS भी था, और 5th था RHS, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया था जिससे आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। लेकिन ये सब 9 की बातें हैं। अब 10th में क्या पढ़ना है? आ जाओ 10th में आते हैं। देखो 10th में आपको पढ़ना है सिमिलर, और सिमिलर किसे कहते हैं वो आप देख लो आज। क्या समझ में आता है? यहाँ पे जो मैंने बीच में बनाया है ना, ये सिमिलर का साइन है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। और सिमिलर का मतलब होता है कि सर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होगा तो सिमिलर। ये मैटर नहीं करता कि शेप बराबर होना चाहिए, साइज़ बराबर होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता है। बट हाँ, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, मतलब दे आर सिमिलर। आ रहा समझ में? यानी ये वाला कंडीशन नहीं है कि इसको उठाओ इसके ऊपर रखो तो कम्प्लीटली कवर हो जाना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, लुक वाइज सेम हो, बस देखना चाहिए। ठीक है। आ रहा समझ में? तो अब एक चीज़ समझो यहाँ पे कि आप कहोगे सर ट्रायंगल ये भी है, ट्रायंगल ये भी है, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अगर मैं ऐसा एक ट्रायंगल बनाऊँ, ठीक है, देखो अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है, ये भी ट्रायंगल है ना, और अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों सिमिलर है, ये भी ट्रायंगल है, तो क्या ये भी ये दोनों के सिमिलर है? तो ये सिमिलर नहीं है। आप कहोगे सर ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी तो ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है ना, बट ये सारे सिमिलर क्यों नहीं है? अगर हम इसको सीधा घुमा दें, कहीं से भी घुमा दें, लेकिन वो वैसा नहीं हो सकता, ये सिमिलर नहीं है इन दोनों के। बोलोगे ऐसा क्यों सर, क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो 5 क्राइटेरिया होता है हमारे पास। यहाँ पे भी सिमिलर करने का क्राइटेरिया है और यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, ठीक है। और पहला क्राइटेरिया है भाई SSS, एक्चुअली 2 नहीं है, 3 क्राइटेरिया भी याद आया। दूसरा है SAS और तीसरा है AAA। अरे वही चीज़ है यार, ठीक है, कर लो एंगल सिमिलैरिटीज़, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे कि ये चारों का क्या मतलब है। ये वो चारों नहीं है, ये बराबर वाले, कॉन्ग्रुएंट हो गए, वो तो सिमिलर हो गए। हाँ, ये चीज़ आप जान लो। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे ये T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमिलर भी है। आ रहा समझ में? क्योंकि कंप्लीटली एक ही है ना, एक दूसरे का फोटोकॉपी है, सब कुछ बराबर है, देखने में भी एक जैसा है। लेकिन अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, मतलब नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। अब समझ लो ये SSS और इस SSS में फ़र्क क्या है। इस SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड, ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, बात ख़त्म, ठीक है। बट इस SSS का मतलब वो नहीं है, ठीक है। इस SSS का मतलब क्या होता है पता है? तीनों साइड्स के रेशियोज़ बराबर होने चाहिए, तीनों साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब देखो समझो कैसे। जैसे इसका नाम है A, इसका B और इसका C, इसका D, E, N, F, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना है, इसका क्या मतलब है? A/D बराबर हो जाए B/E के, बराबर हो जाए C/F के, तो ही हम कहेंगे कि सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, और इस वाले साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, ठीक है। का रेशियो अगर बराबर होगा तब हम कहेंगे सर SSS होगा, ठीक है। SAS का मतलब क्या होता है वो आप समझो। SAS का मतलब क्या होता है? अगर 2 साइड का रेशियो बराबर हो जाए, 2 साइड का मतलब क्या हुआ? 2 साइड का रेशियो का मतलब ये हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर A/D बराबर हो जाए B/E के, एंड ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, हाँ जी E F है, और अगर एंगल B जो है ना एंगल E के बराबर हो जाए तो ही हम कहेंगे कि ये SAS है। मतलब ये साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड बराबर होना चाहिए B/E के, और एंगल B, ये जो देख रहे हो ना एंगल B, ये एंगल E के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, देखो 2 साइड है, एक बीच में एंगल है, तो साइड एंगल साइड होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या था साइड एंगल साइड का मतलब? यहाँ पे था सर ये साइड इसके बराबर
ध्यान से सुनो, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तब कहते थे ना साइड एंगल साइड। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे साइड को बराबर नहीं करना, यहाँ पे साइड के रेशियोज बराबर दिखाने हैं। आ जाओ तीसरा, एंगल एंगल एंगल। सिंपल है इसमें सर, बी ई के बराबर हो जाए, ए जो है वो डी के बराबर हो जाए, और सी जो है वो एफ के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे सिमिलर है। ठीक है, और लास्ट में भी वही चीज़ है भाई, 2-3 एंगल रखो या 2 एंगल रखो, अगर एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल में 2 एंगल भी सिमिलर हो जाए, यानी इक्वल हो जाए, तो भी वो सिमिलर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है? मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, ये 60 है, ये 40 है, और ये 80 है। उसी तरीके से ये 40 होगा, ये 60 होगा, और ये 80 होगा। क्या ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है? एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, इसमें ये भी 60 है, ये 40 ये 80, ये 60 ये 40 ये 80। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल है? अभी तो मैंने समझाया ना, सिमिलर में क्या होता है, देख, अरे एक चीज़ बताओ, आपको अगर बोला जाए एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें बेस होना चाहिए इसका 10, इसका 5 और इसका 5, ठीक है, तो आप करोगे क्या? और मैंने ये भी बोलना है कि ये एंगल 80, ये 60, ये 40, तो आप बना दोगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अगर एक और ट्रायंगल बनाओ जिसका बेस होना चाहिए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, इधर 3 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए 80 60, आप नहीं बना पाओगे। आप कहोगे हाँ सर बना देंगे, छोटा बनाएंगे। अगर बड़ा ट्रायंगल है उसको छोटा कर देंगे, उसके साइड को छोटा कर रहे हैं ना, एंगल हम सेम रख सकते हैं। और वही ये क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल। इसका ये मतलब है कि कहीं पे भी आप ऐसा देखो तो आप समझ लेना कि ये कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, बस तो ये था सारा बेसिक। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या? क्या चौथा, चौथा में 2 एंगल कोई भी बराबर हो जाए, 2 एंगल बराबर। अच्छा, हाँ 2 एंगल बराबर करो, या तीसरा। ठीक है, आ गया ना समझ में? तो देखो ऐसा है कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग चाहे तो एंगल बराबर हो जाए या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाए। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी अगले क्लास में, मतलब मेरे को जो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस का डिफरेंस बताना था वो मैंने आपको बता दिया, बहुत कुछ बता दिया। शेप शेप एंगल पर डिपेंड करता, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? चलो ठीक है, अभी मेरे को जो बताना था वो हम आज बता दिए। अगले क्लास में आपको बीपीटी बता देंगे, यानी थ्योरम स्टार्ट करेंगे। और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरम और बीपीटी थ्योरम सेम है। सेम ही है, अभी ना लिखे थे, ऊपर तो लिखा हुआ है। सेम रूटीन है एंगल